नमस्कार बच्चा लोग, वेलकम टू द केमिका पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये एक बहुत और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिससे कि हम लोगों को लाइट के डुअल नेचर के बारे में, मींस लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में लोगों को पता चला। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एटम का अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है और इसको हम लोग किस तरह से प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम है क्या। अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों अब एक एक करके दोनों के बारे में जरा बात की जाए। अब्जॉर्प्शन क्या है, एमिशन क्या है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस अगर किसी भी एटम के ऊपर हम लोग एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ को रेडिएट करें। मान लीजिए ये हम लोगों का गिवन एटम है और इसके ऊपर हम लोगों ने वाइट लाइट को रेडिएट कर दिया। वाइट लाइट मींस मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स, कई सारी जो वेवलेंथ्स हैं उनके मिक्सचर से बनती है वाइट लाइट। तो इसके ऊपर सपोज मैंने वाइट लाइट को रेडिएट किया। वाइट लाइट को रेडिएट किया मींस कई सारी वेवलेंथ्स को मैंने इसके ऊपर रेडिएट कर दिया। सपोज λ1, λ2, λ3, λ4। एंड नाउ सपोज ये जो हम लोगों की वेवलेंथ्स हैं इनको हम लोग किसी सामने एक भाई स्क्रीन है और उसके ऊपर हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ऑब्जर्व किया गया जब हम लोग इस मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ को इस एटम के ऊपर रेडिएट करते हैं तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें कुछ वेवलेंथ्स गायब हो जाती है। मतलब ये जो आपकी स्क्रीन है इसमें आपको मोस्टली ब्राइट स्क्रीन यानी कि सारी की सारी वेवलेंथ इस एटम में से ट्रांसमिट होती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इनमें से कुछ वेवलेंथ्स इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर क्या होगी, मिसिंग होगी। लाइक इस केस में मैंने क्या किया, λ3 को यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं बनाया बिकॉज ये λ3 इस एटम से पास होकर के इस स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एटम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कर सकता है और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को ही अब्जॉर्ब कर सकता है। सारी की सारी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही अब्जॉर्ब करेगा और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग इस स्क्रीन पर आपको ब्लैक लाइंस या ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और ये जो अब्जॉर्प्शन या फिर जो ब्लैक लाइंस का पैटर्न है इसी को हम लोग बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब भाई कैसे बना, कैसे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्यों कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब नहीं होती हैं, इसका क्या कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए यार प्लैंक्स के क्वांटम थियरी के बेसिस पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बारे में भी बात की है। नीचे अगर आप लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थियरी नहीं पढ़ी है तो आप लोग नीचे जो इस डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें आप लिंक देख सकते हैं। तो अब तो एक्चुअल में है क्या बच्चों, एटम और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में मैंने पहले भी आपको, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि एटम भैया बड़ा स्मार्ट और बड़ा इंटेलिजेंट है। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मीन्स मान लीजिए सपोज आपका इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट में अभी पड़ा हुआ है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो ग्राउंड स्टेट है इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के किसी भी हायर स्टेट में जा सकता है, n = 1, n = 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली पता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए सपोज 1 से 2 में जाना है तो 1 से 2 में जाने के लिए सपोज 3 जूल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर इसको सपोज 1 से 3 में जाना है तो 1 से 3 में जाने के लिए सपोज 5 जूल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। और ये जो एनर्जी है भैया ये इलेक्ट्रॉन के सॉफ्टवेयर में बिल्कुल परफेक्टली फीडेड है। अब होगा क्या, आपने इसके ऊपर मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स को रेडिएट किया, मतलब बेसिकली भैया क्या आप फोटॉन्स को रेडिएट कर रहे हो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन अगेन हर एक फोटॉन में इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी फोटॉन में इंटरेस्टेड है जो कि इसको एग्जैक्टली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट में ही लेके जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने एक 4 जूल एनर्जी का फोटॉन रेडिएट किया तो ये इलेक्ट्रॉन को इस फोटॉन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से निकला, रास्ते में पहुंचा, इसको रियलाइज़ हुआ अरे मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, अब क्या ये वापस चला आएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली पता है कि 1 से 2 में जाना है तो 3 जूल चाहिए, 1 से 3 में जाना है तो 5 जूल एनर्जी चाहिए। और
इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करता है जो कि उसको एग्जैक्टली इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, 3 जूल या 5 जूल। और इसी की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, इस जब आपने मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स को इसके ऊपर एटम के ऊपर रेडिएट किया तो क्या एटम ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को ही अब्जॉर्ब किया। अब जैसे मान लीजिए λ3 को इसने अब्जॉर्ब किया, दैट मीन्स कि ये जो λ3 है दैट शुड बी जस्ट सफिशिएंट, दैट वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू एक्साइट इट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ग्राउंड स्टेट से किसी ना किसी एक स्टेट में 1 से 2 या 1 से 3 या किसी भी दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए इसके पास एग्जैक्टली सफिशिएंट एनर्जी होगी। बाकी जितनी भी वेवलेंथ्स हैं उनके पास भाई ज़्यादा होगी कम होगी, एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी नहीं होगी, इसलिए उनका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उनको एटम ने ऐसे का ऐसे ही ट्रांसमिट कर दिया, है ना। और अब भाई ये बात समझ में आनी चाहिए कि हर एक एटम में ये जो एनर्जी गैप्स का ट्रेंड है 3 जूल 5 जूल जो भी एनर्जी गैप होगा वो हर एक एटम के लिए अलग अलग टाइप का होगा। पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता, और इसीलिए किन्हीं भी दो डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रम या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कभी भी आपस में मैच नहीं करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट, जिस तरीके से दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं कर सकते, एग्जैक्टली उसी तरीके से किन्हीं भी दो एटम्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। ये जो लाइंस हैं, ब्लैक लाइंस का जो ट्रेंड बनेगा दैट विल बी परफेक्टली यूनिक फॉर एनी गिवन एटम। ठीक है, तो ये तो बात हुई यार अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। इसका एग्जैक्टली नेगेटिव है ना, मतलब इसको अगर हम लोग एग्जैक्टली अपोजिट सेंस में देखें कि इलेक्ट्रॉन ये अब क्या, जैसे पहले तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है ये समझ लिया जाए। तो अब यार क्या होता है यहाँ पर, अगर आपके पास सपोज कोई एक्साइटेड एटम है, एमिशन स्पेक्ट्रम की कहानी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कहानी जहाँ ख़त्म होती है वहीं से एमिशन स्पेक्ट्रम की कहानी शुरू होती है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन भैया हमने ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर के ये n=3 में आ गया, n=3 में इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होकर के आ गया, एक्साइटेड सैंपल होगा हमारे पास एक। अब एक्साइटेड स्टेट में रह तो सकता नहीं भैया इलेक्ट्रॉन, कोई भी हो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। एक्साइटेड स्टेट में एवरेज लाइफ टाइम बहुत कम होती है 10⁻⁻8 सेकेंड्स की। तो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में परमानेंटली नहीं रहने वाला। एक्साइट आपने कर दिया एनर्जी दे करके, ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन वहाँ से डेफिनेटली वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए अगेन जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, मान लीजिए भाई जैसे इसको 3 से 1 में आना है बच्चों, तो 3 से 1 में आने में क्या 2 पॉसिबल तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये 3 से 1 में डायरेक्टली जंप मार दे, है ना, और दूसरा तरीका ये है कि पहले ये 3 से 2 में जंप मारे और उसके बाद फिर 2 से 1 में जंप मारे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस तरह से आप देख रहे हो कि इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो 3rd से 1st स्टेट में आएगा, इस पूरे प्रोसेस में 3 यूनिक ट्रांजिशंस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। या तो इलेक्ट्रॉन 3rd से 1 में डायरेक्टली आ सकता है, या 3 से 2 में और 2 से 1 में जंप मार सकता है। और इन तीनों ही जंप्स के करस्पॉन्डिंग, इस केस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रेडिएट होगी, और ये जो एनर्जी रेडिएट होगी, जितने भी पॉसिबल डिफरेंट जंप्स हैं, इन सभी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ रेडिएट होगी। और ऐसा ही होता है एमिशन स्पेक्ट्रम में। इसका एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्टली अपोजिट, ये आपका एक्साइटेड सैंपल है। अब आप देखोगे इसमें कि सामने जो स्क्रीन है उसमें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पर्टिकुलर ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ेंगी, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग ब्राइट लाइंस इस स्क्रीन के ऊपर, ब्लैक स्क्रीन होती है उसके ऊपर इस तरीके की ब्राइट लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जो पैटर्न है ब्राइट लाइंस का, इसी को हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जितनी पॉसिबल यूनिक जम्प्स होंगी उन सभी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ेंगी। अब भाई देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर क्या पॉसिबिलिटी तो अब क्या, या तो इलेक्ट्रॉन 3rd से 1 में डायरेक्टली जंप करेगा या फिर 3 से 2 और 2 से 1 में करेगा, तो यहाँ पर ये तीनों लाइन क्यों दिखाई पड़ रही है। अरे भाई जो हम लोगों ने सैंपल लिया है वो एक एटम का सैंपल थोड़ी ना है, उसमें तो कई सारे एटम हैं, करोड़ों और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा एटम्स हैं। तो डिफरेंट एटम्स में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है। किसी एक एटम में भैया इलेक्ट्रॉन 3rd से 1 में डायरेक्टली जंप कर गया, किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 2 और 2 से 1 में जंप किया, तो उन सभी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ेंगी। एंड अगेन द एनर्जी पैटर्न फॉर डिफरेंट एटम्स इज डिफरेंट, और इसीलिए एमिशन स्पेक्ट्रम भी, किन्हीं भी दो एटम्स का एमिशन स्पेक्ट्रम भी आपस में यूनिक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम का बच्चों फॉर्मेशन होता है। एक छोटा सा टॉपिक
जिसमें कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आई होप इस लेक्चर के बाद आप लोगों का ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ये हम लोग जब एक बार हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोगों ने एक और पार्टिकल नेचर का प्रूफ देखा, दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इनफैक्ट अगर अब आपने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों की बात हो गई है बच्चों, तो एक्चुअल में बोर मॉडल आने के पहले, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर मॉडल के बारे में ही बात करेंगे, और बोर मॉडल आने के पहले कई सारे साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम बना दिया था, और इन सभी का नाम इन लोगों ने अपने अपने नाम के बेसिस पर रख दिया। तो बेसिकली इंपॉर्टेंटली हम लोगों को 5 एमिशन सीरीज़, ये सारी की सारी बच्चों एमिशन सीरीज़ हैं। एमिशन सीरीज़ का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा। तो उन सभी के करस्पॉन्डिंग मेनली 5 सीरीज़ हम लोगों को देखनी है। लाइमन, बाल्मर, देन देयर इज़ पास्चन, ब्रैकेट एंड फुन। ब्रैकेट एंड फुन, ये 5 एमिशन सीरीज़ हैं। और इन 5 एमिशन सीरीज में बच्चों डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में वापस आ रहा है, डायरेक्ट जंप कौन सी स्टेट में मार रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से अगर n से, किसी भी हायर स्टेट n से अगर ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, मतलब फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आता है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं ये किस में होंगी? लाइमन सीरीज़ में होंगी, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में मारे जंप, 3 से 1 में मारे, 4 से 1 में मारे, डायरेक्टली 1 में अगर जंप कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज़। सिमिलरली बाल्मर मीन्स अगर किसी भी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट में वापस आता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज़। अगर किसी भी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में आता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज पास्चन सीरीज़। ब्रैकेट, किसी भी हायर स्टेट से फोर्थ स्टेट में, किसी भी हायर स्टेट से अगर फिफ्थ स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ फुन सीरीज़। तो ये बच्चों सारी तो नहीं, लेकिन मेनली हम लोगों के जो सिलेबस अगर नीट या जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो मेनली हम लोगों को इन 5 सीरीज़ के बारे में देखना है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, सभी में सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा वो फिक्स्ड है। लाइमन मीन्स ग्राउंड स्टेट में आएगा, बाल्मर सीरीज मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकेंड एनर्जी स्टेट में आएगा, पास्चन मीन्स थर्ड स्टेट में आएगा, ब्रैकेट फोर्थ, फुन फिफ्थ सीरीज। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन के ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ हैं बच्चों, इनमें से ये जो बाल्मर सीरीज़ है दैट लाइज इन द विजिबल रेंज, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट निकलेगी वो आपको दिखाई पड़ेगी, दैट विल लाई इन द विजिबल रेंज। बाकी की लाइमन सीरीज़ आपकी यूवी रेंज में आती है, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों की तीनों IR रीजन में आती हैं। तो इनमें से कोई भी आप ऑब्जर्व एटलीस्ट नेकेड आई से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बाल्मर सीरीज़ को हम लोग नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये 2 बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था, और इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। और ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स लाइट के डुअल नेचर को, मतलब लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टैब्लिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर मॉडल, किस तरीके से बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी है, ड्रॉबैक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसको कैसे ओवरकम करता है, और किस तरह से इस अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट फॉर्मूलीज, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का ये लेक्चर सभी लोगों को पसंद आया है, और अगर पसंद आया है बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।